नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष लांबा और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर दिल से धन्यवाद। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाया है, वरना मैं जानता हूं कि हमारी वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप सभी ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। जो नए आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेंच फाइटर जेट रफेल की। शुरुआत में जब रफेल को बनाया गया तब ये उतना कामयाब नहीं था जितना आज है। फ्रांस ने इसे अपने मिराज जेट्स को रिप्लेस करने के लिए एक 4th जनरेशन जेट के रूप में तैयार किया था, लेकिन इसके शुरुआत के साल कुछ ज्यादा ही खराब थे। इसको फ्रेंच नेवी और एयरफोर्स के इंडक्शन में 15 साल लग गए। 1986 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई थी, जबकि एक्टिव सर्विस में ये 2001 में फ्रेंच नेवी और एयरफोर्स ने इसको काफी टाइम बाद इंडक्ट किया। फ्रांस, जिसने मिराज 2000 जेट को कई देशों को एक्सपोर्ट किया था, शुरू के दिनों में इस रफेल जेट को सेल करने में नाकामयाब रहा। फार ईस्ट के अंदर साउथ कोरिया और सिंगापुर को यह जेट ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने इसकी जगह अमेरिकन F-15 को चुना। उसके बाद रफेल को UAE और मोरक्को को ऑफर किया गया, लेकिन दोनों ने ही रफेल की जगह F-16 को चुना। उसके बाद कुवैत को रफेल ऑफर किया गया, लेकिन कुवैत ने F-18E को खरीदा। ब्राजील को भी ये ऑफर किया गया, लेकिन उसने स्वीडन के ग्रिफन को चूज किया। सऊदी अरेबिया और ओमान ने भी रफेल को रिजेक्ट करके यूरोफाइटर टाइफून को खरीदा। इससे पता चलता है कि रफेल का जो शुरुआती टाइम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिस भी कंट्री को रफेल ऑफर किया गया उसने या तो इससे हैवियर जेट चूज किया जैसे F-15 या इससे लाइटर F-16 को चूज किया, लेकिन रफेल को किसी ने नहीं लिया। फिर इसे अल्जीरिया को ऑफर किया गया। उस समय अल्जीरियन एयरफोर्स MiG-23 को रिटायर करना चाहती थी, जो कि काफी पुराने हो चुके थे। अल्जीरिया ने फ्रांस से कहा कि आप अपना एक एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ भेजे, हम उसे टेस्ट करेंगे और अगर हमें पसंद आया तो हम उसे परचेज भी कर लेंगे। फ्रांस ने एयरक्राफ्ट तो भेज दिया, लेकिन बाकी देशों की तरह अल्जीरिया ने भी रफेल को रिजेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग में जो देश रफेल को रिजेक्ट कर रहे थे वो रफेल की जगह F-16 को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। बहुत ही कम ऐसे देश थे जो रफेल से एक हैवियर एयरक्राफ्ट परचेज करते थे। अल्जीरिया के अलावा सिर्फ साउथ कोरिया और सिंगापुर दो ऐसे देश थे जिन्होंने रफेल से हैवी एयरक्राफ्ट F-15 परचेज किया। अल्जीरिया ने भी बिल्कुल इसी तरह से रफेल को रिजेक्ट किया और रशियन Su-30 परचेज कर लिया, जो कि रफेल से एक हैवियर एयरक्राफ्ट है। इंडिया भी इसको इस्तेमाल करता है और इंडिया पूरी दुनिया में इस समय Su-30 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। अगर रशिया को छोड़ दे तो इंडिया के बाद Su-30 का जो सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो अल्जीरिया है। अब बात आती है कि अल्जीरिया ने Su-30 क्यों परचेज किया और रफेल को क्यों रिजेक्ट किया। अल्जीरिया के लिए काफी प्रॉब्लम थी जो रफेल एयरक्राफ्ट सोल्व नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि अल्जीरिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इतने बड़े देश को कवर करने के लिए Su-30 एक आइडियल चॉइस था। रफेल की रेंज अपने साइज के हिसाब से तो काफी अच्छी है, पर अल्जीरिया जैसे बड़े देश को कवर करने के लिए एक बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, जैसे कि Su-30 और F-15। F-15 तो अल्जीरिया के लिए अवेलेबल नहीं था, इसी कारण अल्जीरिया ने Su-30 पसंद किया। इसके अलावा अल्जीरिया को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो एक बड़े एरिया की पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस दे सके। इसके लिए Su-30 का रडार M011M बार्स वो रफेल के BRE-2 रडार के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा था। वैसे भी वो एक पैसा रडार था और रफेल के अंदर उस टाइम तक ऐसा रडार नहीं लगा था। इस रशियन रडार की रेंज भी रफेल के रडार से काफी ज्यादा थी। रफेल की एक और बड़ी कमी उसका M88 इंजन था, जिसके थ्रस्ट के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी और ये M88 उस समय एक वीक इंजन समझा जाता था, जो रफेल जैसे एयरक्राफ्ट को बहुत कम वेट टू थ्रस्ट रेशो प्रोवाइड कराता था। जबकि दूसरी तरफ जो रशियन Su-30 एयरक्राफ्ट थे उनके अंदर जो इंजन थे वो बड़े जबरदस्त इंजन थे। वो Su-30 को बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कराते थे, जिसकी वजह से Su-30 एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जा सकता था, ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता था। और एक बात और थी कि इन वेस्टर्न कंट्री का कोई भरोसा नहीं है। उस टाइम अल्जीरिया के पड़ोसी देश लीबिया में फ्रांस ने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ था। लीबिया की एयरफोर्स कोई खास बड़ी नहीं थी। फ्रांस ने अपने रफेल को लीबिया भेजकर उसके ऊपर बमबारी कर करके इस रफेल की रेपुटेशन को बेहतर बनाया और इसके ऊपर एक टैग लगवा दिया कि यह कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट रफेल ने कहा कि है लीबिया में। अब लीबिया की क्या ही एयरफोर्स होगी जिसके अगेंस्ट इस रफेल ने हिस्सा लिया। ये जो वेस्टर्न कंट्री है ना, ये हमेशा ऐसा ही करती हैं। ये किसी गरीब देश को मारना शुरू कर देंगी और फिर अपने हथियारों पर कॉम्बैट प्रूवन का टैग लगा देंगी। इसके अलावा फ्रेंच का एक इशू और है कि ये अपने वेपन की इंफॉर्मेशन खुद ही लीक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इराक के पास ये मिराज F-1 फाइटर एयरक्राफ्ट थे। काफी टाइम से इराक की एयरफोर्स इनको ऑपरेट करती थी। 1977 में उसने सबसे पहले मिराज का ऑर्डर प्लेस किया था और जब 1991 में पहली गल्फ वार हुई उस टाइम अमेरिका और ब्रिटेन ने फ्रांस से कहा कि आप हमें इन मिराज एयरक्राफ्ट के बारे में बताएं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। फ्रांसीसियों ने उनको बता दिया और इराक के जितने भी मिराज जेट थे उनका सारा डेटा उन्होंने लीक कर दिया। उसके बाद जब फॉकलैंड में वॉर चल रही थी उस टाइम अर्जेंटीना ने एक एग्जॉस्ट मिसाइल मारकर ब्रिटेन के एक शिप HMS सीफील्ड को डुबा दिया। जब अर्जेंटीना ने ब्रिटेन का ये शिप डुबाया उस टाइम ब्रिटेन की PM थी मार्गरेट थैचर। इस हमले के बाद मार्गरेट थैचर सीधी फ्रांस चली गई और फ्रेंच
प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को मित्रा से कहा कि हमें बताएं कि ये एग्जॉस्ट मिसाइल काम कैसे करती है और अगर रॉयल नेवी को इससे बचना है तो वो किस तरह से इससे बच सकती है। फ्रांस ने उस टाइम इस मिसाइल की सारी टेक्निकल डिटेल ब्रिटेन को बता दी, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और आप इस तरह से इससे बच सकते हैं। पहले वेपन बेचना और फिर प्रेशर में आकर उनकी टेक्निकल डिटेल को लीक करना, ये फ्रेंच लोगों की कमजोरी है। तो दुनिया किस तरह से इन फ्रेंच लोगों पर विश्वास करे। दुनिया का कोई देश ये नहीं चाहता कि वार के टाइम उसके वेपन की डिटेल एनिमी के पास हो। राफेल को पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2014 के अंदर मिला और राफेल उस टाइम पर क्यों कामयाब हुआ था, उसका कारण है कि उस टाइम तक राफेल में काफी चेंजेस किए गए। 2014 में राफेल में ऐसा रडार लगा दिया गया। सबसे पहले इसको इजिप्ट ने परचेज किया 54 के नंबर में, उसके बाद 36 के नंबर में इंडिया ने भी राफेल को परचेज किया और आज राफेल एक सक्सेसफुल फाइटर जेट है। ऐसा रडार के अलावा 2021 में इसमें लॉन्ग रेंज मीटियोर मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया था और इसमें नए एवियोनिक्स, नए सेंसर लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण हमने इस राफेल जेट की एक्सपोर्ट मार्केट में सक्सेसफुल देखी। इजिप्ट ने भी इसे खरीदा, इंडिया ने भी इसे खरीदा, कतर ने भी इसे खरीदा, लेकिन इस टाइम तक ये काफी महंगा हो चुका था, जिसके कारण जो भी देश इसे खरीदता वो बहुत ही कम नंबर में इसे खरीदता है। तो शुरू में तो राफेल एयरक्राफ्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर जिस तरह से फ्रांस ने इसे अपग्रेड किया, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की, जिससे ये एक बड़ी सक्सेस बन गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका रफाल के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।